बोले लॉजिक गेट में दो ही चीजें काम करता है, उसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसमें 0 और 1 काम करता है, और जो नॉर्मल नंबर होता है उसे हेक्साडेसिमल बोलते हैं, या डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। कोई भी नंबर जैसे लिख दिया मैंने कि आपका एज 18 साल या 20 है, ये सब हेक्साडेसिमल सिस्टम है। 25 है या 35 है या 350 साल है, ये सब हेक्साडेसिमल सिस्टम है। लेकिन कंप्यूटर दो ही बात समझता है, या तो 0 समझता है या 1 समझता है। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, या फिर 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो यही बातें कंप्यूटर समझता है। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। छोटे छोटे नंबर्स कभी कभी आ सकते हैं, जब वो ट्रांजिस्टर हटा है तो इसमें ही कुछ आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 25, ये है अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसे हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। तो बहुत सिंपल होता है, 2 से डिवाइड करने। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, जो बच गया कैरी हो गया वो इधर बाजू में रख देंगे 1, ठीक है। 5 बच गए, नहीं हाँ ठीक है। 12 2 जा 24, तो 1 उधर रख दिए। दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, एक ऑड और एक बीच वाले तो कोई नंबर नहीं होते, इसलिए या तो 0 बचेंगे या 1 बचेंगे, ठीक है। इवन नंबर होंगे तो 2 से कैंसिल हो जाने वाले, ऑड नंबर होंगे तो 1 बचने वाला। तो 2 से डिवाइड किया मैंने 12, तो 1 बच गया। अगली बार फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, तब कुछ नहीं हुआ। फिर 2 से करेंगे 3, फिर 2 से करेंगे 1, तो क्या बच गया 1। अब ये 1 और आखिरी में तो यही बचना, ये 1 और इस साइड से उस साइड लिख देंगे। मतलब जो नंबर 25 है हेक्साडेसिमल में, उसे बाइनरी सिस्टम में 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 ऐसा लिख दें। ये हुआ बाइनरी सिस्टम। इसे वापस से उसमें जब कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो नंबर है वो इंटू 2 टू द पावर, इसके राइट साइड में कुछ है, एक भी डिजिट नहीं है तो 0, प्लस यहाँ पे जो नंबर है 0 इंटू 2 टू द पावर, इसके राइट साइड में कितने डिजिट है, तो पावर 1, प्लस फिर अगला 0 इंटू 2 टू द पावर 2, प्लस फिर अगला नंबर, ये दोनों हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर, कितना राइट साइड में नंबर है 3, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 25 ही आ जाएगा। 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 1, ये टर्म तो 0, ये भी 0, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4, देखो 25 है ना। ऐसे हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर दिखे उस नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या तो आपके पास 1 बचने वाला है या 0 बचने वाला है। अगर वो नंबर ऑड है तो 1 बचेगा, और अगर वो नंबर इवन है तो 0 बचने वाला है। जैसे 25 है, 2 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24, 1 हो गया। फिर ये 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 0, फिर 2 से डिवाइड किए, 1 2 जा 2, फिर 1 बच गया। अब ये आखिरी में जो बचा वो यहाँ रख दीजिए। और लिखना कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से, तो ऐसे लेफ्ट से राइट मतलब नीचे से ऊपर, और अगर राइट से ऐसे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप ऊपर से नीचे। देखो 1 1 0 0 1, ठीक है। एक एग्जांपल और करके बताता हूँ। कोई भी नंबर बताइए, 36, नहीं कुछ और बताओ। अच्छा इवन वाले ही बताएंगे, फिर तो 36 ही लिखते हैं। 2,
से डिवाइड किए, कितना 18, क्या हो गया, फिर 2 से करेंगे, फिर क्या, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, क्या बचा यहाँ पर, 0 बचा ना, और फिर आखिरी में ये 1, ये लास्ट वाला डिजिट है, आखिरी में 1 ही बचना है हमेशा, जब भी कुछ करेंगे तो लास्ट में 1 ही बचना है, तो ये आखिरी वाला डिजिट यहाँ पर है 1, ठीक है। 2 2 जा 2 1 जा 2, कैरी बचा 0। इस स्टेप का ये है, 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 और आखिरी में इसे लिख देना, ठीक है। तो इसका मतलब 36 को हम लोग लिख पाएंगे क्या, 1 0 0 1 0 0। अब इसको वापस करना है, मान लीजिए, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 5। अब ये टर्म 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 36। एक और एग्जांपल कर लेते, बताओ। थोड़ा बड़ा बोलो ना, कुछ बड़ा सोचो। हाँ वो ज़्यादा बड़ा हो गया। वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा इधर करते, 293। देखो बहुत सारे बड़े हो जाएंगे। 2 से करेंगे तो 1 4 6 1 हो गया। फिर 2 से करेंगे 7 3 0। फिर 2 से करेंगे 3 6 1। फिर 2 से करेंगे 8 0। फिर 2 से करेंगे 9 0। फिर 2 से करेंगे 4 1। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 0। फिर 2 से करेंगे 0। फिर ये आखिरी वाला, मतलब इसे क्या लिख देंगे अपन, 1 0 0 1 0 0 1 0 1। ये हो गया इसका बाइनरी सिस्टम, बराबर। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। इस टाइप के सवाल, ये छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे 8 को कर दो, नंबर 8 को करो, तो 2 से करेंगे 4 0। फिर 2 से करेंगे 2 0। फिर 2 से करेंगे 1 0 और आखिरी में ये 1। तो ये 8 को क्या लिख देंगे हम, 1 0 0 0 3, बराबर। ये हो गया बाइनरी सिस्टम। 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3, मतलब 2 टू द पावर 3 8, बराबर। समझ में आया बातें, कर पाएंगे ना आप, तो लिखेंगे और गेट। एक एक करके पढ़ते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा, यहाँ जो मैथमेटिक्स लगता है उसको ऐसा लगता है 1 प्लस 0 जब करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा। अच्छा 0 मिलेगा, 0, ठीक है। फिर उसी तरीके से 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0। ये यहाँ का कैलकुलेशंस वाला मैथ से जो लगने वाला है। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ए बी 2 प्रकार के इनपुट हुए। तो जब 2 प्रकार के इनपुट हुए तो 4 मतलब जो है पॉसिबिलिटी बनेगी। जब इनपुट 3 प्रकार के होंगे तो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब 2 टू द पावर n जितने प्रकार के इनपुट है उस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे 4
पॉसिबल इनपुट बनेगा ए और बी के हिसाब से। अब अगर ए और बी 0 0 है तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 भी 1, 1 प्लस 1 भी 1। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है, और गेट का। इसी तरीके से एंड गेट होता है, मतलब इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से आप देखोगे तो इस पर ऐसा रहता है, दो स्विच पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ रहेगा, लोड रेजिस्टेंस और ऐसा कुछ। तो जब दोनों ऑन होंगे, सॉरी हाँ, दोनों ऑन होंगे तब भी आउटपुट मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तब भी आउटपुट मिलेगा। जब दोनों के दोनों ऑफ रहेंगे तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, जब दोनों के दोनों ऑफ रहेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक ऑन रहा तो आउटपुट मिल गया, दोनों में से कोई भी एक ऑन रहा तो आउटपुट मिल गया, और दोनों ऑन हो गया तो भी आउटपुट मिलना है। अब अगला है एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा डी शेप का होता है, इसमें भी दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। अगर इसका एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम लोग तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी ऐसा होता है। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो इसमें भी दो प्रकार के इनपुट है, मतलब टोटल 4 वैरायटी मिलने वाला है यहाँ पर, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो इसमें सिर्फ आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों ऑन हो, मतलब इसमें सर्किट में जो स्विच होता है वो सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं इस प्रकार से, या ए और बी। जब दोनों ऑन हुआ तो आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक है, ठीक है। तो ये हुआ और गेट और एंड गेट, लिखिए ऐसे आप। नॉट गेट, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा ट्रायंगल टाइप का, यहाँ पर एक ऐसा एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। एक्सप्रेशन इसका ए पे पावर बार इस प्रकार से होगा, और ट्रुथ टेबल जब ये ऑन रहेगा तो आउटपुट 0, जब ये 0 रहेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, और जब ये इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये इसका ट्रुथ टेबल होता है, लिख लें। नॉट के बाद नॉर गेट, नॉर में ऐसे और के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये जाएगा नॉर। नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और, या फिर और प्लस नॉट, ऐसा। इसमें भी दो इनपुट, एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा और के हिसाब से ए प्लस बी और नॉट के हिसाब से बार। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे जीरो 0 0 1 1 0 और 1 1। आप खुद ही बना दो ट्रुथ टेबल। नैंड गेट, इसका मतलब हुआ एंड प्लस नॉट। सिंबल ऐसा डी होता है, दो इनपुट होते हैं और यहाँ पर ऐसा गोला लगा हुआ रहेगा। एक्सप्रेशन इसका ए एंड बी पे पावर नॉट, ट्रुथ टेबल। जाएगा 0 1 का 1 तो 0 हो जाएगा, 1 0 का 1 तो 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 तो 0 हो जाएगा, बराबर। इसमें 0 0 का 0 तो 1 हो जाएगा, 0 1 का 0 1 हो जाएगा, 1 0 का 0 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 0 हो जाएगा।
ये जो नॉर गेट है और नेंड गेट है इसे यूनिवर्सल गेट के रूप में जानते हैं, दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हेल्प से बाकी सभी प्रकार के गेट बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जब ऑप्शन में ये दोनों आ जाए तो फिर नेंड को प्रेफर करेंगे, लिख लेंगे इस बात को। नॉर एंड नेंड बोथ आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। नॉर एंड नेंड both are known as universal gate. Both are known as universal gate because all the gate can be obtained by the help of NAND or NOR. Because all the gate can be obtained by the help of NAND and NOR. यहीं पर हिंदी में लिख लेंगे, प्रेफर नैंड को करेंगे। अगर ऑप्शंस दोनों आएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, फिर आपको। नैंड जो है प्रेफरेबल है। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे और जैसा ही कुछ, दो इनपुट एक आउटपुट। एक्सप्रेशन जो होगा ए बी बार प्लस बी ए बार, इसी को लिखते हैं ए प्लस बी, ऐसा टाइप का गोला लगा करके। ट्रुथ टेबल की अगर बात करेंगे, ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखिए। a 0 है, b 0, b का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0, यहाँ पर b 0 है, a 0 का उल्टा 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से 0 0 और 1 में a 0 है, फिर 0 ही होने वाला है। सॉल्व करें तो भी देखो 0 1 का उल्टा 0, तो 0 इंटू 0 0, और ये वाला टर्म b के जगह पे 1, a के जगह 0, 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, फिर 1 प्लस 0 1, यहाँ 1 मिलेगा। सिमिलरली इसमें भी 1 मिलेगा, 1 इंटू 0 का उल्टा 1, तो 1 इंटू 1 1। अब प्लस में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 1 कह सकते हैं। चेक करना भी हो तो कर लें, 0 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 0 0, ये 0 प्लस 1 1, यहाँ 1 भी होता तो भी 1 प्लस 1 1 होता है। इसलिए मैंने बोला अगर प्लस वाले टर्म में किसी एक टर्म का 1 आ गया तो फिर सब 1 हो जाएगा। एक टर्म का 0 आ गया तो फिर कहना मुश्किल है, लेकिन अगर 1 आ गया तो इसका मतलब फिर बाकी सब में कुछ भी हो जाए 1 ही होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 का करेंगे तो 1 1 का उल्टा 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर 1 1 का उल्टा 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 प्लस 0 0। ये हुआ ट्रुथ टेबल इसका एक्सक्लूसिव और। इसी तरीके से होता है एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर, उसका सिंबल भी ऐसा ही कुछ है, बस यहाँ नॉट लग जाता है, ए बी वाई। एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार पे होल बार, या फिर ऐसा ए प्लस बी, प्लस में से गोला लगाएंगे तभी उसके ऊपर ऐसा सिंबल। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो जैसा अभी बनाया हमने, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसमें जो भी मिला उसका उल्टा लिख, आउटपुट मिलेगा एक और उल्टा, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ 0 0, यहाँ पर भी 1, ठीक है। ये बना देंगे आप। ये नैंड है, इनके अगर इनपुट को सॉर्ट कर दे तो एक ही प्रकार के इनपुट हो जाएगा। देखो 0 रखेंगे तो दोनों 0 और 1 रखेंगे तो दोनों 1। 0 तो 0 0 का नैंड है, 0 0 का 0 0 का उल्टा 1, 1 रखेंगे तो 1 1 का 1 1 का उल्टा
तो ये हो गया नॉट गेट। तो नैंड से नॉट बनाने का तरीका, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे कर दें, ऐसे टाइप का 2 ले ले, फिर ये दोनों को एक के साथ मिला दे। तो ए और बी 2 प्रकार के हैं। देखो सर्किट अगर दिया हो तो आपको ट्रुथ टेबल लिखने आना चाहिए, धीरे धीरे करके कंसंट्रेट करेंगे तो सीख पाएंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 0 है तो दोनों 0 होगा यहाँ पर, तो 0 0 का 0, 0 का उल्टा 1, तो यहाँ आएगा 1। अभी उसको 1 छोड़ देते हैं। यहाँ फिर भी 0 0 का फिर से यहाँ भी आएगा 1, 1 1 का 1, फिर नॉट, तो फाइनली 0, ठीक है। सिमिलरली फिर 0 1 का, तो यहाँ 0 का तो 1 आ गया, यहाँ 1 का 1 1 का 1, 1 का उल्टा 0, फिर 1 0 का 0, 0 का उल्टा 1। सिमिलरली इसमें भी 1, और इसमें 1 1 का, तो 1 1 का 1, 1 का उल्टा 0, 1 1 का 1, 1 का उल्टा 0, 0 0 का 0, 0 का उल्टा 1, ठीक है। ये वाला हो गया। तो ये कौन सा गेट हो गया? और गेट। तो ये हुआ और, लिख डालिए। टाइप का है a प्लस बी इंटू सी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए, ऐसा टाइप का कुछ है, या ऐसा या ऐसा या ऐसा। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इससे हमको सर्किट बनाना है। तो सर्किट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले ये देखना कि कितने प्रकार के इनपुट है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा ए बी और सी, 3 प्रकार के इनपुट है। तो पहले ए बी और सी का 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, ए बी और सी, कैसे 3 इनपुट लाइन ड्रॉ कर लेना। अब ये पहला वाला जो है उसमें है ए को ऐड करना है बी नोट के साथ, तो यहाँ से एक ए लेना है और एक बी लेना है। बी का नॉट, तो नॉट गेट लगाना है, और ए के साथ ऐड करने मतलब और गेट लगाने, ठीक है। ये हो गया ए बी नॉट का सर्किट। अब उसके सी के साथ इनटू करने हैं, तो एक सी का भी लेना है और फिर इसे इनटू करना मतलब एंड गेट लगा देना, ऐसा हो गया पहला टर्म। फिर दूसरे टर्म की बात करें तो फिर एक सी लेना है और एक बी लेना है, और दोनों और गेट के थ्रू जुड़ जाएगा। फिर वो ए नोट के साथ ए में नोट लगाना है, ए नोट के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो एंड गेट, ये हो गया दूसरा पार्ट। सिमिलरली तीसरा पार्ट, एक सी लेना है, एक बी नोट लेना है, सी और बी नोट एंड गेट के थ्रू जुड़ जाएगा। फिर वो ए के साथ प्लस होना है, तो एक ए लेना है और गेट होना है। अब ये दोनों तीनों जुड़ा हुआ है, तो पहले इस दोनों को जोड़ ले, किसी भी एक दो को और गेट के थ्रू जोड़ ले, फिर तीसरे वाले को लगा करके फिर से एक और गेट के थ्रू जोड़ ले। ये हो गया फाइनल आउटपुट। तो ये हुआ सर्किट, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन से सर्किट इस प्रकार से बना सकते हैं। ट्राई करिए तो जरा सा। सर्किट
बातें नहीं करते, हल्ला करते। ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ए बी सी 3 प्रकार के इनपुट है, तो टोटल 8 वो होंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। देखो मैंने कैसे लिया, ऐसे सभी 0, फिर एक 1 कर दिया, वो 1 सबको दे दिया, फिर उसके बाद 2 1 कर दिया, एक 0, तो वो 0 सबको दे दिया। ठीक है, फिर तीनों 1। अब पहले आप बनाओ, फिर मैं बताता हूँ। तो मन में ही सॉल्व करो, किसी एक को सॉल्व करो। 0 आया तो फिर दूसरा भी सॉल्व करना, 1 आया तो फिर दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्या समझे आप? एक ब्लॉक सॉल्व करिए, अगर 0 आया तो फिर दूसरा ब्लॉक भी सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर 1 आ गया तो फिर दूसरा ब्लॉक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर फाइनल आउटपुट 1 ही होने वाला है। तो इसे मैं पहला करके दिखाता हूँ। 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, फिर ये 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। अब अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 0 का उल्टा 1, 1 प्लस 0 0, नहीं 1 प्लस 0 1, और यहाँ पर 0 का उल्टा 1, तो इसका मतलब इसका 1 आ गया, तो फिर अगला सॉल्व नहीं करेंगे, आउटपुट 1 होने वाला है, अगला अब कुछ भी हो। ठीक है, इसी प्रकार से सभी को सॉल्व करना। ये सवाल है, ये सर्किट दिया हुआ, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना। इसमें सब लोग कर पाए कि मैं करूं? फिर जैसे दूसरा ब्लॉक करते हैं, तो 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, फिर दूसरा टर्म उसमें जो भी रहे तो 1 ही हो जाने वाला। फिर उसके बाद इसमें 0 का उल्टा 1 और C 0, तो 0 हो गया। फिर B बार 0 इंटू 0 0 हो गया। दूसरा टर्म 1 का उल्टा 0 प्लस 0 0 इंटू 1, तो 0। तीसरा टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, B C बार 1 इंटू 1 1, फिर 1 हो जाएगा। दो प्रकार के इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ सॉल्व करेंगे 0 का आज 1 1 0 का 0, और इधर से 0 1 0 1 का 1 1 0 का 1। इस तरीके से 0 1 का, A का 0 तो 1 हो गया, 1 1 का 1, फिर आगे जो भी हो ये 1 होने वाला। 1 0 का, A का 1 का 0 हो गया, B का 0 0 0 का 0, इधर A का 1, B का 0 का 1 1 1 का 1, फिर 1 होने वाला ये 1 1 में 1 0 0 1 0 1, फिर से ये 1 होने वाला।
देखिए 1 0 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 का उल्टा 1, 0 और 1 रखेंगे। ए को 0, बी को 1, तो 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, 1 का उल्टा 0। फिर 1 0 की बात करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 1 की बात करेंगे 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 का 0, ये हो गया ट्रुथ टेबल। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल होता है उसमें। एक को बोलते हैं इमीटर, एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं कलेक्टर। 2 प्रकार के होते हैं, PNP और NPN। इमीटर, बेस, कलेक्टर, NPN। 2 जंक्शन होते हैं इसमें। इसका जो सिंबल होगा, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के सिंबल होते हैं। इसमें से एक बेस, एक कलेक्टर, एक इमीटर। अब इसमें एरो लगा रहा था इमीटर वाले पार्ट में, तो अगर बाहर में P हो, मतलब PNP हो, तो करंट अंदर की तरफ जाएगा ऐसा, और P अगर अंदर में हो तो करंट बाहर की तरफ आएगा, जिसका सिंबल होगा वैसा। बेस, कलेक्टर, इमीटर, या अंदर में P है तो करंट बाहर की तरफ आएगा ऐसा। तो जब इमीटर से करंट जा रहा है तो वो बेस और कलेक्टर से निकलेगा, बट सिंबल में वो दिखाते नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्वेशंस हमेशा चाहे NPN हो या PNP हो, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होने वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेस को काउंट करते हैं एज इनपुट, हमेशा नहीं पर ज्यादातर केस में, और कलेक्टर को काउंट करते हैं एज आउटपुट। जब ये ऑप्शंस नहीं हो करने का तो फिर इमीटर भी कई बार आउटपुट हो जाता है और इमीटर भी कई बार इनपुट हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में 2 जंक्शन हुए। ये वाला जंक्शन पहला इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। डायोड को वर्क करने के लिए ये फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। और ये वाला जंक्शन जो हुआ, ये हुआ कलेक्टर बेस जंक्शन। डायोड को वर्क करने के लिए रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशंस होगा तो ही बेस करंट होंगे। और जो डायोड बोल रहा हूँ, ट्रांजिस्टर तभी वर्क करेंगे जब बेस करंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अदरवाइज ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? फॉर वर्किंग बेस करंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही बेस करंट 0 होगा तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अब इस इमीटर बेस जंक्शन में जो इमीटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड और बेस लाइटली डोप्ड। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो इमीटर वाला पार्ट है वो हाईली डोप्ड, कलेक्टर वाला पार्ट मॉडरेटली, और ये बेस वाला पार्ट लाइटली डोप्ड। थिकनेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा थिकनेस कलेक्टर का होता है, फिर इमीटर का, फिर बेस का। अगर हम थिकनेस की बात कर लें, ये बात भी पूछा जा सकता है, थिकनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा कलेक्टर का थिकनेस होता है, फिर इमीटर का, और सबसे कम बेस का होता है, ठीक है। बेस करंट जनरेट क्यों होता है? ड्यू टू जो बेस रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन करते हैं, तो उस रिकम्बिनेशन की वजह से बेस करंट जनरेट होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, पहले इतनी बातें लिखे। एकदम शॉर्ट में मैं वही सब बता रहा हूँ जो सवाल आते हैं, उसको अच्छे से समराइज करके लिखना, ज्यादा लंबा खींचना मत। करता कॉमन बेस मोड में, कॉमन इमीटर मोड में और कॉमन कलेक्टर मोड में, जिसमें से कॉमन इमीटर मोड जो है ज्यादातर देखा जाता है, मोस्टली देखा जाता है कॉमन इमीटर मोड। कॉमन बेस मोड कहने का मतलब क्या हुआ कि इनपुट और आउटपुट सर्किट में बेस वाला पार्ट आपको कॉमन दिखेगा। मैं सीधा सीधा लगा रहा हूं ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। कलेक्टर कॉमन का इमीटर वाले पार्ट में आपको इमीटर जो है वो कॉमन दिखेगा, और कॉमन कलेक्टर वाले पार्ट में सर्किट में आपको कलेक्टर वाला पार्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का बीच में बैटरी रेजिस्टेंस ये सब कुछ लगा रहेगा। इस प्रकार से लगा रहेगा कि बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। अब इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इनपुट ग्राफ की, मतलब बेस करंट वर्सेस उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करें उसका, तो जैसे डायोड का केस है वैसा ही ये ग्राफ होता है। और अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें तो कलेक्टर करंट VBB के हिसाब से एक समय के हिसाब से वो बढ़ेगा पहले, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा अलग अलग इंटेंसिटी पे, अलग अलग सैचुरेशंस पे। ये हुआ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम लोग कॉमन इमीटर मोड की बात कर, सर्किट में बना देता हूँ एक कॉमन इमीटर मोड के बारे में लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केस में तो वही पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर, मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ NPN, तो अंदर से बाहर आता हुआ दिखेगा। यहाँ बेस इमीटर जंक्शन को हमको फॉरवर्ड बायस करना है, तो देखो बेस ये वाला हुआ, इमीटर ये वाला हुआ, कलेक्टर ये वाला हुआ। तो बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, इसका मतलब P को हाई से कनेक्ट करना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू, हाई वोल्टेज, फिर N को लो से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, इसी को VBB कहते हैं। और इसी तरीके से कलेक्टर और इमीटर के बीच में देखिए, इसको बेस और इसको कलेक्टर को हमको करना है रिवर्स बायस, तो कलेक्टर को रिवर्स बायस मतलब N को P से कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। N है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया VCC। इस प्रोसेस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है V आउटपुट, वो हो जाएगा VCC माइनस IC RC। और जो इनपुट वोल्टेज होता है, ये सब याद नहीं रखना, जो इनपुट वोल्टेज होता है वो हो जाता है VBB या VBE प्लस IB RB। ठीक है, पहले इतनी बातें लिख डाल। तो जब तक कि ये बेस और इमीटर जंक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिप्लेशन पोटेंशियल जिसे कहते हैं 0.7 वोल्ट सिलिकॉन अगर है तो उससे ज़्यादा ना हो जाए तब तक बेस करंट एस्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे कि डायोड में फॉरवर्ड बायस में होता था, एक मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करते थे तब जाकर के बेस करंट मतलब करंट जनरेट होता था। तो वैसे ही बेस इमीटर जंक्शन जो कि फॉरवर्ड बायस है, उस फॉरवर्ड बायस मोड में जब एक्सटर्नल वोल्टेज डिप्लेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तब जाकर के करंट एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो वो जो मिनिमम वोल्टेज है 0.7 वोल्ट रहेगा सिलिकॉन वाले केस में, और 0.3 वोल्ट रहेगा जर्मेनियम वाले केस में। तो वो कहलाता कट ऑफ वोल्टेज। उससे ज़्यादा जब देंगे हम लोग सेल का वोल्टेज तब जाकर के बेस करंट जनरेट होगा, अदरवाइज ये वाला टर्म नहीं होगा। इनपुट मतलब VBE होगा, बेस इमीटर के बीच का डिप्लेशन पोटेंशियल है ये। तो जैसे ही हमने उससे ज़्यादा टर्म दे देंगे तो इनपुट वोल्टेज इसका मतलब हमारा ये प्लस इतना, बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो बेस करंट जनरेट करने में लग जाएगा, जो कि बेस करंट इनटू उसमें लगना हुआ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों मिल करके इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यही वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। जैसे जैसे बेस करंट बढ़ेगा सर्किट में, वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। तो जब तक कि
हम लोग बेस इमीटर जंक्शन के पोटेंशियल के बराबर इनपुट वोल्टेज को नहीं दे दिए, तब तक बेस करंट जीरो है। जब तक बेस करंट जीरो है तो कलेक्टर करंट भी जीरो है, तो आउटपुट VCC के बराबर हो जाएगा, इस बैटरी के सेल के बराबर हो जाएगा। तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि इनपुट वोल्टेज बेस इमीटर जंक्शन मतलब 0.7 वोल्ट के बराबर ना हो जाए। तो अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ आ रहा है वो आपके लिए जरूरी है, जो अपन को ध्यान रखना है। जो हमने VVB अप्लाई करेंगे, इधर है आउटपुट, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू, ये V इनपुट ही VVB है, जब तक इसकी वैल्यू बेस इमीटर जंक्शन के डिप्लेशन पोटेंशियल से कम है तब तक बेस करंट की वैल्यू जीरो होगी, और उस कंडीशंस में कलेक्टर करंट भी जीरो होगा, तो आउटपुट हो जाएगा VCC। आउटपुट हो जाएगा VCC कब तक? जब तक कि ये VBB किसके बराबर ना हो जाए, VBE के बराबर, डिप्लेशन पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। और ऐसे सिनेरियो में बेस करंट नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर ट्रांजिस्टर में बेस करंट नहीं है तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, तो उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये वाला जो रीजन है वो कैसा, कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑफ है कि ऑन है? तो इसका मतलब ये ऑफ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ है, मतलब स्विच के रूप में काम करने वाला। जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज इससे बड़ा कर देंगे तो बेस करंट जनरेट हो जाएगा, और बेस करंट जब जनरेट होगा तो कलेक्टर करंट भी जनरेट होगा। अब बेस करंट जैसे जैसे बढ़ेगा इसको हम बढ़ाते जाएंगे, बेस करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी आउटपुट वोल्टेज कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव का है। तो यहाँ से ये लीनियरली ऑलमोस्ट यहाँ स्मूथ कर्व होते हुए लीनियरली ऐसे डिक्रीज होता है। एक समय के बाद कलेक्टर करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाती है, उसके बाद वो कलेक्टर करंट में वेरिएशंस नहीं होगा। और जब कलेक्टर करंट अपने कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब आप ये इनपुट वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ, कलेक्टर करंट सैचुरेशन में आ चुका है, अब वो बढ़ेगा नहीं, तो फिर आउटपुट कांस्टेंट हो जाएंगे। तो वो सिचुएशंस ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है जब वो सैचुरेशन को अचीव कर लेगा तो इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इसमें ऑन है वो। और ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर के यहां तक, इसे कहते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टेंटली आउटपुट बदल रहा है और इनपुट भी बदल रहे हैं। सैचुरेशन रीजन में आउटपुट फिर बदलना बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्टिव रीजन है इसमें ट्रांजिस्टर काम करता है एज एन एम्पलीफायर, इसमें काम करता है एज एम्पलीफायर। तो आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि आपको ये पूछा जाएगा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में काम कौन से रीजन में करता है, तो कौन से रीजन में करता है? एक्टिव रीजन में करता है। और स्विच की तरह कौन से रीजन में काम करता है? तो कट ऑफ और सैचुरेशन। कट ऑफ में ऑफ, सैचुरेशन में ऑन, कट ऑफ में सैचुरेशन में। तो स्विच की तरह काम करता है वो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में, और एक्टिव रीजन में किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह। अब एम्पलीफायर का काम होता है क्या करना? एम्पलीफाई कर देना। जैसे कि इनपुट सिग्नल दिए उसे बड़ा करके दिखा देगा, यही काम होता है एम्पलीफायर का। और एम्पलीफाई क्यों कर पाता है? क्योंकि यहाँ एक टर्म डिफाइन होता है, उसे कहते हैं करंट गेन, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट करंट गेन, उसी की वजह से एम्पलीफाई होता है। ये चीजें कैसे होगा? आप एम्पलीफायर के रूप में अगर ध्यान रखोगे तो अगर आपने इनपुट सिग्नल ऐसा यूज करे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जो आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है वो इससे बड़ा मिलेगा लेकिन अपोजिट फेज में मिलेगा। ये वो आउटपुट बड़ा मिलेगा बट अपोजिट फेज मिलेगा। क्यों अपोजिट फेज में मिलेगा? क्योंकि एक टर्म मैंने बोला क्या? करंट गेन। करंट गेन तीन प्रकार से डिनोट करते हैं, एक बीटा, एक अल्फा और एक गामा, ठीक है। बीटा कब यूज करते हैं? जब कॉमन इमीटर मोड हो। अल्फा कब यूज करते हैं? जब कॉमन बेस मोड हो। और गामा कब यूज करते हैं? जब कॉमन कलेक्टर मोड हो, ठीक है। तो बीटा के केस में कॉमन इमीटर मोड में बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आउटपुट बाय इनपुट, IC बाय IB। अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो आउटपुट बाय इनपुट, ये हो जाएगा IC बाय IE, ठीक है। कॉमन बेस मोड है, देखो बेस कॉमन है तो बेस ना तो इनपुट के रूप में यूज होगा ना ही आउटपुट के रूप में। कलेक्टर मैंने बोला था कि मोस्टली आउटपुट के रूप में यूज होता है,
आउटपुट के रूप में, तो फिर बेस तो इनपुट आउटपुट यूज नहीं हो सकता, तो फिर इमीटर को ही इनपुट होना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये है कॉमन कौन सा, इमीटर मोड। तो जो इमीटर करंट है वो ना तो इनपुट हो सकता है ना ही आउटपुट हो सकता है। कलेक्टर करंट आउटपुट होता है और बेस करंट इनपुट होता है। कॉमन बेस मोड में बेस चूंकि कॉमन है तो बेस करंट ना तो इनपुट कहलाएगा ना ही आउटपुट कहलाएगा, और मैंने बोला था कि मोस्टली केस में आपको इनपुट के रूप में बेस करंट यूज करना है और आउटपुट के रूप में कलेक्टर करंट यूज करना है। बराबर है ना? हाँ ठीक है। तो कलेक्टर करंट जो है वो आउटपुट हो गया, तो इनपुट हमारे पास यहाँ पर इमीटर ही बच गया। उसी तरीके से गामा का फॉर्मूला की बात करेंगे तो कॉमन कलेक्टर मोड है, इसका मतलब कलेक्टर करंट यहाँ पर इनपुट या आउटपुट नहीं हो सकता है, सिर्फ बेस करंट और इमीटर करंट बच गया, जिसमें से बेस करंट को हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, इमीटर करंट, जो कि हमारा आउटपुट के रूप में यूज होगा। तो ये हो गया अल्फा बीटा और गामा का सिंबल। तो जब हम लोग इसमें चेंज करेंगे, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, तो जैसे चेंज करेंगे तो ये टर्म तो बैटरी है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, करंट में बदलाव होगा तो माइनस चेंज इन IC इंटू RC। और इसमें चेंज करेंगे इनपुट में, जब चेंज करेंगे चेंज इन इनपुट, तो फिर से ये बेस इमीटर जंक्शन सिलिकॉन के लिए 0.7 फिक्स है, जर्मेनियम के लिए 0.3 फिक्स है, और जो टर्म कांस्टेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो डिफरेंशिएशन उसका 0 प्लस चेंज इन बेस करंट इंटू रेजिस्टेंस। और अगर हमको गेन निकालना है तो हमेशा क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर मान लीजिए वोल्टेज गेन निकालना हो हमको, वोल्टेज गेन निकालना हो तो हम क्या कह देंगे, आउटपुट में चेंज से जो इनपुट में चेंज हुआ उसका रेशियो। तो आउटपुट में चेंज हुआ तो माइनस IC RC, इनपुट में जो चेंज हुआ माइनस IB RB। अब देखो ध्यान से, चेंज IC बाय IB तो क्या कहते हैं, बीटा, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, या माइनस बीटा इंटू RC बाय RB। अब देखो बीटा की वैल्यू कम से कम 19 होगा, 19 या उससे बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बेस करंट होता है, बेस करंट होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जनरेट होता है, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा 5% हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 5%, उससे ज्यादा जो है रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो अगर मैक्सिमम 5% रिकॉम्बिनेशन हुआ, मतलब इमीटर साइड से 100 आया, उसमें से ज्यादा कितना रिकॉम्बाइन किया, 5, बाकी 95 किधर चला गया, कलेक्टर में, बाकी 95 किधर चला गया, कलेक्टर में। तो जो बेस करंट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5, और जब बेस करंट मैक्सिमम होगा तब कलेक्टर करंट मिनिमम होगा। 100 तो आया, अगर ये 5% है तो ये 95% होगा, अगर ये 4% है तो ये 96% होगा, अगर ये 3% है तो ये 97% होगा, अगर ये 2% है तो ये 98%, 1% है तो 99%, टोटल तो 100% ही होने वाला। तो जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, और तब बीटा सबसे कम होगा। तो मैक्सिमम 5, मिनिमम 95, 95 बाय 5 90। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीटा की वैल्यू 19 या उससे बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब अल्फा के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि जो कलेक्टर करंट है वो कम से कम 95% होगा, तो 0.95 बाय 100 या फिर 95% बाय 100%। तो 95 बाय 100 कितना हो गया, 0.95। और कलेक्टर करंट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, 100%। 100% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलेक्टर करंट 100% हो गया, इसका मतलब बेस करंट 0। अब बेस करंट 0 तो ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, तो 100 से थोड़ा सा कम ही होने वाला ये टर्म, और ये 100। तो ये रेशियो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फा हमेशा ही 0.95 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और ये जो गामा होता है ये बीटा से 1 बड़ा होता है, गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 हमेशा ही। इसका मतलब गामा इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये 20 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अब ये समझो कि यहाँ पर गेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ नंबर कम से कम 20 आने वाला है। तो इसका मतलब इनपुट में जितना भी आप चेंज करेंगे तो आउटपुट में 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आएगा, अगर आप RC और RB को अपने हिसाब से रीअरेंज नहीं करें तो। अगर आपको 5 टाइम्स ही ज्यादा चाहिए तो 5 टाइम्स ज्यादा होने के लिए 20 है, तो यहाँ पर रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा कि वो 1/4 हो जाए।
तो 20/4 मतलब 5 टाइम्स मिल जाए, बराबर। तो रेजिस्टेंस के वैल्यू को बदल करके आप एम्पलीफिकेशन के फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 5 टाइम्स चाहिए तो 5 टाइम्स ले सकते हैं, 50 गुना चाहिए और ये बीटा मान लो 20 ही है, तो इसका रेशियो इस प्रकार से करना पड़ेगा कि वो 20 इंटू फिर ये रेशियो इस प्रकार से कि वो 50 हो जाए, 2.5 हो जाएगा, 2.5 ऐसा टर्म का। तो रेजिस्टेंस आप अपने हिसाब से वेरी कर लेंगे, जिस हिसाब से आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए। अब ये जो सामने नेगेटिव सिंबल आया है वही ये कह रहा है कि सिग्नल जो है वो कैसा फेज में है, अपोजिट फेज में। तो इतनी सभी बातों में क्या क्या याद रखना है? पहली बात जो याद रखना वो ये है कि बेस करंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5% हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट कम से कम कितना हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं। करंट गेन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और तीनों एक ही मोड में काम नहीं करता। बीटा कौन से मोड में, कॉमन इमीटर मोड में। अल्फा कौन से मोड में, कॉमन बेस मोड में। और गामा कौन से मोड में, कॉमन कलेक्टर मोड में, ठीक है। गेन का मतलब होता है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट। मोस्टली केस में मैंने बताया था कि आउटपुट के रूप में कलेक्टर करंट यूज होने वाला और इनपुट के रूप में बेस करंट यूज होने वाला। जब ऐसा कुछ ना हो, जो टर्म कॉमन रहेगा वो ना इनपुट के रूप में यूज होगा ना ही आउटपुट के, क्योंकि उसे आप इनपुट भी नहीं बोल सकते, वो आउटपुट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीच वाले हो, दोनों प्रकार के इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में आता है वो। तो जैसे कॉमन इमीटर मोड है तो इमीटर वाली चीजें यहाँ कुछ भी नहीं कहलाएगी, जो भी कहलाएगी कलेक्टर और बेस। कलेक्टर आउटपुट होता है, बेस इनपुट होता है। तो ये बीटा का रेशियो हो गया IC/IB। अल्फा की कॉमन बेस मोड की बात करेंगे तो बेस कॉमन है तो यहाँ बेस करंट का कोई रोल नहीं है, तो इमीटर करंट और कलेक्टर करंट बच गया। आउटपुट करंट कलेक्टर हो गया तो इनपुट करंट इमीटर हो गया। कॉमन कलेक्टर मोड में जब जाएंगे तो कॉमन कलेक्टर मोड में फिर कलेक्टर करंट का कोई काम नहीं है, बेस करंट इनपुट हो जाएगा, तो फिर बचा हुआ जो इमीटर करंट है वो आउटपुट हो जाएगा। गामा जो है बीटा से 1 बड़ा होता है, अभी इसके बीच का रिलेशन भी निकाल के हम बता देंगे। बीटा कम से कम 19 या उससे बड़ा होगा। अल्फा 0.95 और 1 के बीच में रहेगा, 1 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ रीजन में स्विच के रूप में काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में भी स्विच के रूप में काम करेगा। सैचुरेशन में स्विच ऑन, कट ऑफ में स्विच ऑफ। एक्टिव रीजन में कैसे काम करेगा, एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में जो इनपुट देने वाले हैं उसका आउटपुट बड़ा होके मिलेगा, लेकिन अपोजिट फेज का मिलेगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा, बराबर। ये जो रिलेशंस मैंने निकाला, चेंज इन, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वोल्टेज गेन आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज गेन जैसे ये देखो RC/RB इंटू बीटा है, तो ये करंट गेन इंटू RC/RB है। बीटा को बोलते करंट गेन, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू RC/RB। इसी तरीके से एक टर्म होता है उसे कहते हैं पावर गेन, तो पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन तो यही है, इंटू एक और बीटा कर देंगे तो पावर गेन हो जाएगा। तो अगर हमको पावर गेन का टर्म आएगा, पावर गेन का टर्म आएगा तो इसका मतलब करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, तो एक और करंट गेन और एक और करंट गेन इंटू RC/RB। इसका मतलब क्या, माइनस बीटा स्क्वायर RC/RB। RC मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस, RB मतलब बेस साइड में लगा हुआ रेजिस्टेंस, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस हुआ और ये इनपुट रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको जिस रेशियो में भी आपको एम्पलीफाई होने की चीजें चाहिए, एम्पलीफाई करके ये टर्म दे देगा। लिख ले आप ये सब बातें।